Hello, J Advanced Paper 1, उसका discussion. These are the given answers. So we can verify whether they are correct or need to be corrected. So question first says एक स्टिक है जो कि फ्लोर ऑफ वाटर पर इस तरह से रखा हुआ है. लेंथ ऑफ द स्टिक दिया गया 2 मीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन टू अस. स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है और अपने को आंसर बताना है, जैसे कि टेंशन कितना लगेगा, बॉयंसी कितना लगेगा, कितना लेंथ इनसाइड लिक्विड होगा और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा अगर स्ट्रिंग को कट करते हैं. सो लेट्स टोटल जो लेंथ है उसका नाम हम लोग कैपिटल एल दे देते हैं और जो इसके इनसाइड में लिक्विड में वो स्मॉल एल पार्ट उसके अंदर रहता है. so, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा. लेट्स से कि ये आपका रॉड है और इस पर लगने वाले फोर्सेस कुछ ऐसे आएंगे. यहाँ पर एक स्ट्रिंग का टेंशन आएगा और इसके जस्ट सेंटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा. जितना पार्ट सबमर्ज्ड है उसके सेंटर पर बॉयंसी लग रहा होगा. सो दीज आर गोइंग टू द फोर्सेस. नाउ ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर आएगा. दिस इज गोइंग टू द बॉयंसी फोर्स, दिस इज गोइंग टू द टेंशन फोर्स. लेट्स कंसीडर ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा है. डिस्टेंसेस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, सिंस टोटल सबमर्ज्ड पोर्शन हमने स्मॉल एल लिया है तो ये l/2 पर आएगा. और ये जो ग्रेविटेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है ये वाला, वो कैपिटल l/2 आएगा क्योंकि वो टोटल के सेंटर पर होगा. यहाँ पर 2 पॉइंट्स यूज़ हुए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द सेंटर ऑफ मास, जो कि मिड पॉइंट पर लाई करेगा यूनिफॉर्म केस में, और बायंसी फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन जितना भी सबमर्ज्ड पोर्शन वॉल्यूम होगा उसके सेंटर पॉइंट पर एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ बायंसी पे. सिंस ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पर है बेसिकली, सो यू विल फाइंड कि फोर्सेस टॉर्क्स बैलेंस आने चाहिए. तो लेट्स इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और क्लेम करते हैं कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0. ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क कैलकुलेट करोगे सो उसमें एफ बी का टॉर्क इस सेंस में जाएगा, एम जी का अपोजिट जाएगा, दोनों एडअप, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे बेसिकली. सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इट्स गोइंग टू लाइक एफ बी का फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज गोइंग टू बी l/2 कोसाइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज l/2 कोसाइन थीटा. थीटा अपने को पता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, कैंसिल आउट हो गया. सो अपने को पता चल रहा है कि एफ बी इंटू द एल स्मॉल वाला इज इक्वल टू कैपिटल एम जी इंटू कैपिटल एल. नाउ बायंट फोर्स कितना लगता है? बायंट फोर्स आएगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम, दैट मीन्स एरिया इंटू द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ रॉड, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इंटू ग्रेविटी. एल इज इक्वल टू मास के लिए टोटल वॉल्यूम, दैट मीन्स एरिया इंटू टोटल लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ अच्छा बॉयंसी में डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा, पार्डन. सो यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी का मतलब वाटर की डेंसिटी आएगी. और जब हम मास लिख रहे होंगे तो फिर कंटेंट का डेंसिटी आएगी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की आएगी. यू नो दैट. सो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बिकम्स मास इंटू ग्रेविटी इंटू कैपिटल एल. अब आप देखोगे कि यहाँ से जी कैंसिल आउट हो जा रहा है, ए कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो अपने को कुछ ऐसा पता चल रहा है. यहाँ पर अगर बैक साइड में मैं लिखता, सो वी आर गेटिंग लाइक डेंसिटी ऑफ वाटर एल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल एल स्क्वायर. ना स्मॉल एल की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो दैट इज गोइंग टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर का रूट इनटू एल. ये जो रेशियो ऑफ द डेंसिटी है इसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे, 0.25. तो ये आएगा अंडर रूट 0.25 और एल की वैल्यू अपने को 2 दिया गया. इसको जब आप अंडर रूट निकालोगे तो ये 0.5 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 मीटर आ जाएगा. दैट मीन्स आउट ऑफ 2 मीटर एक्जैक्टली हाफ ऑफ द पोर्शन विल बी इनसाइड द वाटर. सो एक ऑप्शन भी है कि कितना पोर्शन इनसाइड रहता है. लेंथ ऑफ द स्टिक इमर्ज्ड इन वाटर इज 1 मीटर. सब बोलोगे यस, ये करेक्ट हो गया. वंस वी गॉट टू नो दिस, अब हम बायंसी निकाल सकते हैं. तो बी ऑप्शन चेक हो जाएगा, फिर टी निकाल लेंगे, तो ए ऑप्शन चेक हो जाएगा, फिर डी के बारे में बात करेंगे. नाउ हाउ टू गेट द बायंसी. बायंसी इज यहाँ पर अभी हम लोगों ने बायंसी का फॉर्मूला लिखा था, वो ये लिखा हुआ है. सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बायंट फोर्स, सो बायंट फोर्स आएगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम ए इंटू स्मॉल एल डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी. नो क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻³ है, लेंथ 1 मीटर निकला है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, ग्रेविटी 10 है. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे और 10 बच जाएगा. 10 न्यूटन का बॉयंसी लगेगा. बॉयंसी फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टिक इज 10 न्यूटन. अब बोलोगे यस. फिर अपने को इस पर फोर्स बैलेंस भी करना आता है. सो हम बोलेंगे कि टी की वैल्यू जो आनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ बी माइनस एम जी. एफ बी माइनस एम जी. एफ बी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 10 आया है. एम जी कितना आएगा?
mg के लिए आप लिखोगे टोटल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी. Let's carry this 10 minus cross sectional area 10 is power minus 3 length 2 density of object. इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.25 दिया गया है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 आ जाएगा. और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा ग्रेविटी 10 है. फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग लाइक 10 माइनस, इस नंबर को अगर सेटल करेंगे सो यहाँ से 100 2 पावर्स चले जाएंगे और ये 50 आएगा, तो एक और पावर जाने के बाद 5 बचेगा. अल्टीमेटली आ गया 5 न्यूटन. सो 5 न्यूटन का टेंशन लगना चाहिए स्ट्रिंग पर. सो यू से कि यही बोला गया, इसलिए 5 न्यूटन भी करेक्ट हो गया. मास के बारे में पता चल गया कितना मास होगा. वेट 5 न्यूटन के बराबर आ रहा है. 0.5 kg का रॉड रहा होगा, वो भी बता सकते हैं. डी बोलता है व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, अगर आप स्ट्रिंग को कट करोगे टेंशन डिसअपियर हो जाएगा. पहले ही इक्विलिब्रियम पर है, एक फोर्स आपने रिमूव कर दिया तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा वो रिमूव्ड फोर्स के बराबर आएगा, तो नेट फोर्स टी के इक्वल आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा. सो यू कैन से कि इस पार्ट के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स आने वाला है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आएगा. नेट फोर्स कितना आ रहा है, अभी हम लोगों ने बोला कि टेंशन के बराबर आएगा, क्योंकि टेंशन आप कट कर रहे हो तो इम्बैलेंस टेंशन के बराबर होगा जो कि 5 न्यूटन है. सो इम्बैलेंस फोर्स इज 5 न्यूटन. मास अभी बोला यहाँ से 0.5 आ रहा है, तो ये 0.5 हो जाएगा इंटू ए. सो यहाँ से ए की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 0.5 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना स्टार्ट करेगा. किधर चलेगा, टेंशन डाउन साइड था, इसको कट करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स अप साइड आएगा. दैट मीन्स ये सेंटर ऑफ मास जो है ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और वही ये बोलना चाह रहे हैं. सो हम लोग डी को भी करेक्ट कर देंगे, इसलिए ए बी सी डी ऑल 4 ऑप्शंस विल बी करेक्ट. एक अच्छा सवाल था और डुएबल है, जिसमें फोर्स बैलेंस भी हम लोग कर रहे हैं, बायनेंसी की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, टॉर्क बैलेंस भी यूज़ कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ बायन फोर्स उसके बारे में भी बात कर रहे हैं. F = ma सिंपल स्टोरीज भी हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड के आंसर दिए गए हैं. ये बोलता है कि एक लिक्विड ऐसा फिल किया गया है और ये एक ट्यूब लगा दिया गया है जिससे लिक्विड बाहर आ रहा है. इसका मतलब लिक्विड इससे मूव कर रहा है. एक पॉइंट आपने ए चूज़ किया है जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और बी ट्यूब के इनसाइड में है. सो आपसे बोलता है कि पी ए और पी बी बराबर होंगे दोनों के प्रेशर. अब बोलोगे हम ए और बी में बर्नौली लगा करके बता सकते हैं. सो बर्नौली इक्वेशन लगाओगे आप ए और बी के बीच में. सो आपको मिलेगा प्रेशर ऑफ ए प्लस हाफ रो वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर. सेम हाइट पर है इसलिए रो जी एच वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. प्रेशर ऑफ बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर. अब पाओगे कि सिंस ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शन बहुत कम है और ये कंटेनर का बड़ा है, तो ये जो वेलोसिटी आएगी वो निग्लिजिबल आएगी, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो. सो प्रेशर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, जहाँ पर वी फ्लो वेलोसिटी है. इससे एक बात तो क्लियर होगी, पी ए पी बी बराबर नहीं है, तो हम फर्स्ट को नहीं लगाएंगे. और दूसरा कह रहा है पी ए पी बी बराबर नहीं है, तो इसको मार्क कर देंगे. फिर डिफरेंस क्या जा रहा है. अच्छा, पी ए एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो पी नॉट के बराबर हो जाएगा, और ये पी बी है प्लस हाफ रो वी स्क्वायर है. सो इन केस अपने को प्रेशर ऑफ बी कैलकुलेट करना हो देन यू से कि पी नॉट आएगा, ये टर्म इस साइड आ जाएगा, सो माइनस हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा. क्या सी ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आ रहा है. यस. डी बोलता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर ए की वैल्यू आएगी ए के प्रेशर की. आप बोलोगे यस, उसी को तो यूज़ किया है. सो बी सी डी अपने करेक्ट ऑप्शन हो गया. ईजी गिरा होगा इन केस आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हाउ टू राइट द बर्नौली इक्वेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स, और ये अप्रोक्सीमेशन भी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 3. ये बोलता है कि एक लिक्विड है जो कि एक वेजल पे फिल्ड है और उसको आप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराते हो. एक्सेस मिडल से पास होती है एंड ऑल दैट. सिलेंडर है, उसका रेडियस आर दिया गया. लिक्विड 3h/4 तक फिल्ड था, टोटल हाइट h थी, और अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. सो सिम्स टू बी अ गुड प्रॉब्लम. इट सेज कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द लिक्विड कम्स आउट इज. तो आप जानते हो इसको अगर घुमाएंगे फास्टर 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 तो फिर ये लिक्विड ऐसे पैराबोलाइड बन के ऊपर आता रहेगा, और एक लिमिट से ज़्यादा रोटेट करेंगे तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा. तो मिनिमम कितना होना चाहिए सो दैट कि कम आउट. दैट मीन्स मिनिमम केस में ये लिक्विड कुछ ऐसा चला जाना चाहिए, यहाँ तक बाउंड्री तक पहुँच जाना चाहिए. सो उससे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट टाइप की स्टोरी बता देता हूँ. आप उसको घर पे प्रूफ भी कर सकते हो या बाद में हम लोग भी प्रूफ कर सकते हैं.
लेट्स से कि अपने पास एक ऐसा सिलेंड्रिकल कंटेनर है और अगर अपने को ये पैराबोला हो जो y इज इक्वल टू, हम लोग इक्वेशन रखते हैं इसकी, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। सो लेट्स से अगर लिक्विड आपका पहले यहाँ तक था और अब इस तरह के फॉर्म में आ गया, सो ये ओरिजिनल लोकेशन थी। सो इसका कुछ पोर्शन ऊपर चला जाएगा और इसका वर्टेक्स से नीचे चला जाएगा। आप पाओगे कि जो लिक्विड पहले था और जो बाद में है उसमें ये पोर्शन कॉमन रहेगा। पहले लिक्विड इस वाले पोर्शन में हुआ करता था, नाउ दिस हैज गॉन टू दिस वाला पोर्शन। सो इन केस यू कैलकुलेट इट, सो ये जो वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम इनसाइड और अंडर दी पैराबोलाइड, कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक इसकी इक्वेशन अपने को पता है और एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट से हम उसको ऐसा रिंग जैसा बना करके फिर डिफरेंशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। उस डिफरेंशियल वॉल्यूम से फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो उसको मैं भी डायरेक्टली बोल देता हूँ। तो आप पाओगे कि अगर ये हाइट, सपोज करो ये वाली हाइट जो इस पैराबोलाइड की, अगर वो अपने को h पता हो और इसका रेडियस r पता हो, सो यू कैन रिमेंबर दिस वॉल्यूम दैट टर्न आउट टू बी पाई आर स्क्वायर h। अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर h लिखते हैं तो ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रहेगा, इसका इतने वाला टोटल वॉल्यूम रहेगा। और ये जो इस अंडर वाला वॉल्यूम है दैट विल कम बाई हाफ। दैट मीन्स ये उसका हाफ वॉल्यूम होता है। मीन्स द वॉल्यूम अंडर दिस एंड वॉल्यूम इफ यू फिल हियर अप टू दिस, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आता है। इसको आप कभी प्रूफ कर सकते हैं, अभी एज अ फैक्ट की तरह याद रख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर लेवल हमारा यहाँ पर था तो ये कुछ लेवल नीचे चला जाएगा, कुछ लेवल ऊपर चला जाएगा, है ना। कितना डाउन साइड जाएगा, कितना अप साइड जाएगा, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये जो पुराना वाला वॉल्यूम था, तो वो पुराना वाला जो वॉल्यूम था वो तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में था। सो लेट्स कॉल दिस एज h प्राइम। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका इस क्वेश्चन से लगे इसमें इसका एप्लीकेशन आने वाला है, लेकिन ये इन जनरल है, तो इसको एज ए रिजल्ट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी जहाँ भी आपको इस तरह की स्टोरी नज़र आती है। इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, अब आप पाओगे कि अगर हमने इसको h प्राइम मान लिया तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर h प्राइम, और यही वॉल्यूम हम अगर इस पे चला गया तो इसके बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर h/2 के बराबर होगा। पॉइंट इज कि यहाँ से अपने को एक बात पता चलती है, h प्राइम की वैल्यू h/2 आ जाती है। मीनिंग कि जब कभी हम किसी सिलेंडर में लिक्विड को इस तरह से रोटेट कराएंगे तो जो उसका पहले लेवल होगा उससे नीचे कितना जाएगा, h/2, और उसके ऊपर कितना जाएगा, h/2, सो दैट कि टोटल हाइट हमारी किसके बराबर हो जाएगी, h के बराबर हो जाएगी। सो दैट मीन्स फ्रॉम ओरिजिनल लेवल वर्टेक्स जितना नीचे जाएगा ये पॉइंट भी उतना ही ऊपर जाएगा। ये डायरेक्ट यूज़ करने में उनको बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो वॉल्यूम आने वाला है पैराबोलाइड के अंदर, वो पाई आर स्क्वायर h/2 आने वाला है। दैट मीन्स दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर हम पूरा सिलेंडर बनाते तो इसके वॉल्यूम का आधा अंदर रहेगा, आधा बाहर रहेगा, और ये जो लेवल है वो जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर जाएगा। नाउ वंस यू नो दिस, काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहला बोलता है कि कितना मिनिमम होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी सो दैट लिक्विड बाहर आ जाए। नहीं, यू सी कि हम चाहेंगे कि अगर हमारे पास ये कंटेनर है, सिमिलर टाइप का फिगर यहाँ पे बना देते हैं, एंड वी वांट कि लिक्विड लेवल यहाँ पर आना चाहिए, टॉप लेवल तक जाना चाहिए। टॉप पर क्यों जाना चाहिए, बिकॉज कि वो चाहता है कि जस्ट बाहर आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो ये हमारा वर्टेक्स लेवल आ जाएगा। इनिशियली लेट से यहाँ तक था, ये टोटल हाइट अपने को पता थी 3h/4। सो ये 3h/4 से ऊपर गया है,
कितना ऊपर गया ओरिजिनल लेवल से, h/4। सो नीचे भी कितना आएगा, दिस वाला, यूजिंग दिस रिजल्ट कि बराबर बराबर रहता है। सो कैन वी से कि ये भी h/4 आएगा। अगर h/4 आएगा तो ये जो बचा हुआ डाउन साइड वाला हाइट कितना हो जाएगा, सो यूल फाइंड कि h/4 प्लस h/4 h/2 हो जाएगा। सो बचा हुआ रिमेनिंग h/2 होगा। दैट मीन्स ये वर्टेक्स h/2 लेवल तक चला जाएगा, पहले 3h/4 तक था ना। अगर ऐसा स्टोरी बन रहा है देन यू कैन थिंक ऑफ कि इसमें हम रोटेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। ये अपना ओरिजिन हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगी। इक्वेशन है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। सो अगर हम लोग x की वैल्यू r रखते हैं दैट मीन्स वेजल के सरफेस तक आते हैं यहाँ पर, तो ये हाइट अपने को मिलनी चाहिए y वैल्यू। अब ये y वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू कैन सी कि h/4 प्लस h/4 दैट मीन्स h/2। सो जब x की वैल्यू आप r रखोगे तो y मस्ट बी h/2। ये पॉइंट आपको समझ में आया। इसका रिजल्ट कौन सा रिजल्ट यूज़ कर रहा है, जो कि यहाँ से लर्न किया है। इससे अपने को पता चल गया कि हमारा लेवल लिक्विड का जो लेवल है टॉप तक कब पहुँचेगा, जब y की वैल्यू h/2 होगी और x की वैल्यू r हो जाएगी। इसमें सब्सटीट्यूट कर लीजिए। सो अपने को पता चल रहा है h/2 मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। फ्रॉम हेयर यूल फाइंड ओमेगा स्क्वायर टर्न आउट टू बी hg/r स्क्वायर। दैट मीन्स ओमेगा की लीस्ट वैल्यू सो दैट कि लिक्विड बाहर आना स्टार्ट हो जाए वो ये होना चाहिए, या फिर मैक्स वैल्यू ऑफ ओमेगा की सो दैट लिक्विड बाहर ना आए ये होना चाहिए। वही आपसे पूछता है, इसलिए हम ए को मार्क कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद ये सारे अपने अपने अलग अलग क्वेश्चन है। बी बोलता है कि ओमेगा की वैल्यू बताइए सो दैट कि बेस एक्सपोज हो जाए। अब आप बेस को एक्सपोज करना चाहते हो, ठीक है, आप फिर से एक फिगर बना लो। अगर आप बेस को एक्सपोज करना चाहते हो विच मीन्स कि लिक्विड आपका अभी देखो सरफेस तक पहुंचा तब ये जाएगा, और अगर आप इसको और ऊपर ले जाओगे तभी ये नीचे जाएगा। इसका मतलब जब ये बेस एक्सपोज होगा तो कुछ ऐसे ही होगा, लिक्विड लेवल ऊपर तक रहा होगा। इनफैक्ट कुछ पोर्शन स्पिल ओवर कर गया होगा लिक्विड का, कुछ वॉल्यूम चला गया होगा। तो अगर वर्टेक्स आपका यहाँ पर आएगा तभी आप बोलोगे कि आपका बेस एक्सपोज हुआ है। इस केस में हम वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं कर सकते भाई, क्योंकि कुछ वॉल्यूम बाहर निकल गया होगा, डेफिनेटली निकल गया होगा। दैट मीन्स अब आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इससे ज़्यादा होगी। जितना भी हम फास्टर रोटेट कराएंगे उतना ये नीचे आता है, इजंट इट। सो यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी, x की वैल्यू अगर हम r लेते हैं तो y की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, h मिल जाएगा। सो इन वैल्यूज़ को हम प्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन अभी भी वैलिड रहेगी। दैट मीन्स नो मैटर किस वेलोसिटी से आप रोटेट कराते हो, ये कर्व सरफेस हमारा पैराबोलॉइड ही रहेगा। तो अपने पास आएगा h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और x के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, r। तो ओमेगा की वैल्यू अपने को मिल जा रही है √2 hg/r स्क्वायर। लेट्स सी क्या वही लिखा हुआ है, बेस एक्सपोज करेगा अगर हम √2 gh/r स्क्वायर से रोटेट कराएंगे। तो आप बोलोगे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट था। फिर आपसे बोलता है कि इसी बी केस में, जो अभी वाला केस हम लोगों ने किया, इस वाले केस के लिए वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड रिमेनिंग इन द कंटेनर में कितना वॉल्यूम बचा होगा। तो आपको देखोगे कि ये जो वॉल्यूम है अंडर दिस पैराबोलाइड सरफेस है। तो पैराबोलाइड के अंदर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास है। सो ये जो वॉल्यूम आएगा दैट इज गोइंग टू पाई रेडियस का स्क्वायर द हाइट अप टू विच इट इज फिल्ड गोज अप टू डिवाइड बाई 2, और यही आपसे बोलता है। इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया। देन इससे इसकी गेज प्रेशर क्या होगा, इसी बी केस में ए पॉइंट पर इसने एक पॉइंट यहाँ पे चूज़ किया, ये वाला पॉइंट। लिक्विड ये पूरा रेस्ट पर है। सिंस ये लिक्विड रेस्ट पर है तो फिर यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड लग रहा होगा। प्रेशर ऑफ ए पॉइंट निकालोगे तो आप बोलोगे कि इसके ऊपर हाइट कितनी है, ये मैटर करती है। तो जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं उसके जस्ट वर्टिकल हाइट कितना है लिक्विड लेयर का, वो अपने को देखना होता है। तो आएगा P0 प्लस ρgh, h में कैपिटल h आ जाएगा। ये ए का टोटल प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। इसने कौन सा प्रेशर पूछा है, गेज प्रेशर। यू रिमेंबर गेज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर को गेज प्रेशर कहते हैं। तो ρgh इज द गेज प्रेशर। ये भी सही जा रहा है। इसका मतलब A, B, C, D ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। सो कॉपी दिस समवेयर इन नोट्स so that you remember these results and try to prove using mathematics if you can. Now let's go to the next problem. It's like theoretical. So कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट सेज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी इन एनी लिक्विड इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके
So just to check it, what we can do is like कि buoyancy force must be balancing the weight. कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड में तो buoyancy force और weight बैलेंस कर रहे होंगे. buoyancy force में आ जाता है submerged volume into density of liquid into g must be equal to m into g. मास के लिए आएगा volume, the entire volume of the object, density of the object into gravity. So submerged volume डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो है ऑब्जेक्ट डेंसिटी डिवाइड बाई लिक्विड डेंसिटी के बराबर रहेगा. ऑब्जेक्ट डेंसिटी अब डिवाइड बाई लिक्विड डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड. सो लिक्विड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी क्या आ रही है उसके बराबर रहेगा. और ये बोलता है कि रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर. नो, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग. या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाटर. दैट मीन्स इसको भी हम वाटर से डिवाइड कर दें, इसको भी वाटर से डिवाइड कर दें, तो ये रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज रिलेटिव डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर उनके रेशियो के बराबर आएगा. सो ये जो स्टेटमेंट है ना इसमें विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड होना चाहिए. सो इस ए ऑप्शन को हम लोग स्क्रैप कर देंगे. So A should not be the case. Then B के बारे में, if a floating body absorbs some water, the fraction of volume submerged will increase. Now you see कि since bodies float कर रही थी वाटर में, इसका मतलब है बॉडी की डेंसिटी कम रही होगी. और उसने अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है तो इसका मतलब है उसने हाई डेंसिटी का मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाएगा. वेट बढ़ने से वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम को बढ़ा देगा. सो सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सही लिखा हुआ है. अब इसको मैथमेटिकल इक्वेशन बना कर भी प्रूव कर सकते हो. फिर बोलते हैं कि इफ़ ओनली लिक्विड एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग. अब पढ़ोगे अगर हीट करने से मटेरियल एक्सपेंड करता है, तो अगर केवल लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं और वो एक्सपेंड करता है तो उससे डेंसिटी कम हो जाएगी. तो एक्सपेंशन का मतलब होता है डेंसिटी कम होना. तो लिक्विड की डेंसिटी कम हो गई है तो फ्रैक्शन वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा. अब देखो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ये होता है, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम हो गई और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वही रहती है और एक्सपेंशन से लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाती है, तो फिर ये ओवरऑल नंबर बढ़ जाएगा. दैट मीन्स सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सो अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होती है तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंक्रीजेज. ये बोलता है डिक्रीजेज, सो इसको मार्क नहीं करेंगे. डी सेज इफ ओनली फ्लोटिंग बॉडी एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग. अब आप क्या कर रहे हो कि फ्लोटिंग बॉडी को एक्सपेंड करा रहे हो, हीट करा रहे हो, यानी फ्लोटिंग बॉडी यानी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम कर रहे हो. ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर आप कम कर रहे हो और लिक्विड की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप पाओगे कि ये रेशियो डिक्रीज कर जाएगा, जिससे सबमर्ज्ड वॉल्यूम कम हो जाएगा. सो फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज. यस, इसको मार्क कर दोगे. सो बी और डी शुड बी द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 5. द वेसल shown in the figure has two sections. थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं. टू क्रॉस सेक्शंस, एक ये A1 छोटा वाला क्रॉस सेक्शन है A1 और ये बड़ा क्रॉस सेक्शन है A2. इफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी rho is fills up to the section h height each case, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करना है. तो अपने को ये फिर से ABCD में आंसर देना है. प्रेशर एट द बेस कितना आएगा, तो हम लोग जानते हैं प्रेशर के लिए वर्टिकल हाइट जरूरी होती है ये वाली. सो यहाँ का जो प्रेशर आएगा वो आएगा P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर निग्लिजिबल है, डेंसिटी इंटू हाइट ग्रेविटी. सो H प्लस H डेप्थ हो जाएगा, 2H के बराबर हो जाएगा. ठीक है. फिर आपसे बोलता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस. तो बेस पे फोर्स कितना लगता है, प्रेशर इंटू बेस एरिया. बेस एरिया A2 है, तो यही प्रेशर और इस एरिया A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसमें A2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा. ये भी सही है. वेट ऑफ द लिक्विड इज लेस देन दिस. अब अपने को लिक्विड के वेट के बारे में बात करनी है. तो अगर अपने को लिक्विड के वेट के बारे में बात करनी है तो एक काम करते हैं, पहले लिक्विड का एबीडी ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि वो जो लिक्विड है स्टैटिक कंडीशन पर है. सिंस वो स्टैटिक कंडीशन पर है, इसका मतलब है कि दैट लिक्विड इज नॉट मूविंग, तो उसके लिए फोर्स बैलेंस कर सकते हैं हम लोग. सो आई एम ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिक्विड सो दैट वी कैन हैव फोर्स बैलेंस एंड वी कैन क्लेम कि क्या चल रहा है उसके वेट से साथ में. अब देखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इग्नोरेबल है, तो ऊपर से कोई प्रेशर लगेगा नहीं. इधर से सब साइड प्रेशर्स लग रहे हैं, वो अपने किसी काम के नहीं है. वर्टिकल फोर्स देखना है, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स कंटेनर लगा रहा होगा,
क्योंकि लिक्विड कंटेनर पे ऊपर लगाएगा, कंटेनर लिक्विड पे नीचे लगाएगा, और यहाँ पर बेस ऊपर लगा रहा होगा ऐसा, और ये वेट इसका डाउन साइड जा रहा होगा। तो फोर्सेस को अगर ध्यान से देखोगे तो ये वेट आएगा, एक यहाँ से फोर्स आएगा, लेट्स कॉल F1, या एक बॉटम से फोर्स आएगा F2। ये जो फोर्स आपने निकाला वो F2 था। F2 अपने को पता है। कंटेनर कितना फोर्स लगाएगा इस जंक्शन पर, वो उतना ही होगा जितना लिक्विड कंटेनर पे लगा रहा होगा। तो हम एक बात तो गारंटी से आपसे कह सकते हैं क्या कि W की जो वैल्यू आएगी वो F2 माइनस F1 आएगी। मतलब W की वैल्यू F2 से छोटी आएगी, और F2 ये नंबर है। इसका मतलब है वेट मस्ट बी लेस देन 2h रो जी इंटू A2। इस नंबर से वेट छोटा होना चाहिए। क्या यही बोलना चाह रहा है ये? एग्जैक्टली यही बोल रहा है। तो अब सी को मार्क कर दोगे। देन इट सेज कि द वॉल्स ऑफ द वेजल एट लेवल x एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स। तो ये डाउनवर्ड फोर्स कितना लगाता है, यानी बेसिकली आपसे F1 के बारे में पूछ रहे हैं। सो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, युग से कि F1 की वैल्यू आएगी प्रेशर एट 1 इंटू एरिया। नाउ हाउ टू राइट एरिया एट 1? तो दिस इज द एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग, दिस इज द एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। बेसिकली आउट ऑफ A2 इस एरिया को हटा देना है, A1 को हटा देना है। सो प्रेशर कितना आएगा, रो जी एच, और एरिया A2 माइनस A1, रो जी एच A2 माइनस A1। सही बोल रहा है, इसको भी मार्क कर देंगे। ABCD आपके करेक्ट हो जाएंगे। मेकिंग सेंस? शुड मेक सेंस। क्वेश्चन नंबर 6 सेज कि एक स्मॉल बॉडी है जिसकी डेंसिटी रो डैश है, ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट h इनटू अ लेक ऑफ डेंसिटी रो, और डेंसिटी ऑफ लेक इज मोर एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस ऑब्जेक्ट इज काइंड ऑफ फ्लोटिंग टाइप अगर उस पर रखा जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट if all dissipative forces are ignored? No viscosity. Speed of the body. So पहले एक पिक्चर बना लेते हैं। लेट्स से ये लेक है, इस लेक की डेंसिटी रो दी गई है। एक ऑब्जेक्ट थी जिसकी डेंसिटी रो डैश है, यहाँ से आपने ड्रॉप किया है तो ये नीचे आएगा। यहाँ पर आने से पहले, एंट्री लेने से पहले इसकी वेलोसिटी √2gh हो जाएगी। एज सिंपल एज एनीथिंग, है ना। सो स्पीड ऑफ द बॉडी जस्ट एंटरिंग इन द लेक इज √2gh होना चाहिए। इसने रूट नहीं लगाया है, सो इसको मार्क नहीं करेंगे, वो डायमेंशनली भी मैच नहीं करेगा। फिर आपसे पूछता है कि द बॉडी इन द लेक एक्सपीरियंसेस अपवर्ड एक्सिलरेशन। तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा, अपवर्ड लगेगा क्योंकि ये डेंसर है। तो जी इफेक्टिव यू नो, आप ऐसा बोलोगे कि FB ऊपर आएगा, अगर बेसिक से जाए तो mg नीचे आएगा। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए FB माइनस mg। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m अलग हो जाएगा, और यहाँ से g हम लोग कॉमन ले सकते हैं। FB बायंसी फोर्स में जो डेंसिटी आएगी जब बॉडी इंटायरली इनसाइड होगी ना, तो जो डेंसिटी आती है वो लिक्विड की आती है। तो हमने m को बाहर निकाला है, तो आप बोलोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी, -1 आएगा। सो ये इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी। तो g इफेक्टिव होगा अपवर्ड एंड इट शुड बी g रो अपॉन रो डैश -1। SC की क्या लिखा हुआ है, g रो अपॉन रो डैश -1 सही लिखा हुआ है। इसका मतलब बी ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे। सो रिटार्डिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और डी एक्सीलरेशन आप कह सकते हो क्योंकि बॉडी नीचे जा रही थी। द मैक्सिमम डेप्थ अप टू विच द बॉडी सिंक्स, कहाँ तक जाएगी ये पता करना है। तो ये वेलोसिटी अपने को पता चल गया है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। रिटार्डिंग फोर्स पता चल गया है, कितना डेप्थ तक जाएगा हम बता सकते हैं काइनेमेटिक से, और एनर्जी के फॉर्म में भी जा सकते हैं। अगर हम लोग काइनेमेटिक यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे कि लेट्स गो फॉर द थर्ड इक्वेशन। मे बी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी 2gh है, माइनस स्क्वायर लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखते हैं। तो a की जगह माइनस लगाएंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी g डेंसिटी अपॉन डेंसिटी डैश -1। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a into the distance. Let's call that distance is h prime. So how much this h prime is equal to? So you will read it like 2g cancel हो गया, h divided by rho upon rho dash -1, or you could write it as h rho dash divided by rho minus rho dash. That's what it is written over here. So बोलोगे C भी correct जा रहा है. What about D? The body does not
कम बैक टू द सरफेस ऑफ द लेक, आप पाओगे कि सिंस ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है ना, इसकी वेलोसिटी कम होते होते एक स्टेज पे जीरो आएगी, वहाँ पर ये मैक्सिमम डेप्थ होगी। उसके बाद फिर से एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा होगा तो बॉडी को ऊपर लेकर के आएगा, और जब यहाँ पर आएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगी और फिर ये ऊपर निकल आएगा। सो यस, इट विल कम बैक टू द सरफेस। सो डी इज़ रॉन्ग, इसलिए उसको मार्क नहीं करेंगे। बी एंड सी विल बिकम द राइट रिस्पॉन्स। सो दिस इज 6th। नेक्स्ट 7th, थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। It says A, B, and C are vertices of equilateral triangle imagined in free space. There was no gravity. First, a mass m is brought from infinity to point A. तो जब कोई ग्रेविटी नहीं था, कोई मास को आप लेके जाओगे ना, तो मास में कोई फोर्स नहीं लगता है। मास में फोर्स तभी लगता है जब कोई ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही होती है, एम ई का फोर्स लगता है। सो द वर्क डन इन डूइंग सो इज डब्ल्यू ए। सो आप बोलोगे डब्ल्यू ए की वैल्यू जीरो आएगी। डब्ल्यू ए पे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो अगेंस्ट और सपोर्टिंग फोर्स, हेंस यूल फाइंड वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो। फिर आपसे बोलता है कि देन कीपिंग एम फिक्स्ड एट ए, इसको फिक्स कर दिया, अनदर आइडेंटिकल मास इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी। सो अब ये आपके पास सिस्टम बना, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी वो एक्सटर्नल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी के बराबर होगी। तो आप बोलोगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी इज गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट? सो आप बोलोगे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे माइनस जी एम एम अपॉन द डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट टू बी लेंथ एज एल। सो एल इनिशियली कितना था? 0। सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी? माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल के बराबर हो जाएगा। आपसे क्या पूछता है, देखते हैं। अनदर आइडेंटिकल मास एम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, द वर्क डन इज डब्ल्यू बी। तो ये जो वर्क डन बोल रहा है ना वो एक्सटर्नल, क्योंकि कोई लेके आ रहा है, इज ब्रॉट ऐसा बोल रहा है, इज ब्रॉट कोई लेके आ रहा है, सो वर्क डन कितना हो रहा है, सो एक्सटर्नल एजेंसी को इंडिकेट कर रहा है। इट शुड बी माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल। सो ये डब्ल्यू बी हो गया, ये बेसिकली अपना डब्ल्यू बी के बराबर हो गया। डब्ल्यू ए वॉज 0, डब्ल्यू बी इज दिस। फिर आपसे बोलता है कि बी और सी को फिक्स कर दिया गया, बी और ए को फिक्स कर दिया गया, सी को लेकर के आते हो, और सी को लाने में जो वर्क डन होगा तो अगेन आप लिखोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, और सी इज गोइंग टू बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल में इस पूरे सिस्टम की लग जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाई एल। यू नो हाउ टू फाइंड दिस टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अरेंजमेंट, माइनस ऑफ इनिशियल माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल, क्योंकि इसके साथ इनिशियल ये वाला रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाई एल। This is how we can get your WA, which is 0, WB, which is this, WC, which is this. Now these are the work done by external agencies. और work done जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट करो और समथिंग लाइक नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। तो WA इज दिस, WB इज दिस, WC इज दिस। नाउ वी कैन कंपेयर देम। तो क्या A ऑप्शन मैच कर रहा है? यू से यस। B, WA और WB में कौन सा बड़ा है? तो आप बोलोगे कि WA तो 0 है, WB नेगेटिव है, तो WA शुड बी ग्रेटर देन WB। यहाँ पर आपको साइन के साथ कंपेयर करना है, विदाउट साइन नहीं। सो WA इज बिगर देन WB, सो इसको हम मार्क नहीं करेंगे। फिर आपसे बोलता है कि WC की वैल्यू बड़ी होगी, नो, WC तो लीस्ट है, तो WA की वैल्यू बड़ा है WB से और WB बड़ा है WC से, क्योंकि ये जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल एजेंसी के हैं, और एक्सटर्नल एजेंसी को बेसिकली वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रही होगी पुल करने में, इसलिए इनके वर्क डन कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव के हिसाब से इसका अपने आंसर देने हैं। तो हमारे जो फाइनल आंसर आएंगे वो A एंड D आएगा। इसके जो गिवन आंसर हैं B और C उसको हटा देंगे और D मार्क कर देंगे। A एंड D शुड बी द राइट रिस्पॉन्सेज। गॉट टू नो? वी नीड टू बी केयरफुल। जब वो बोलता है वर्क डन बाई ग्रेविटी बताओ या वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी बताओ, तो जिसका पूछा जाएगा उसका निकालेंगे और जिस साइन के साथ आएगा उस साइन के साथ कंपेयर करेंगे। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन सेज कि उसका मॉड वैल्यू बताइए, और मॉड वैल्यू बताएगा तो फिर हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज को या मॉड वैल्यू को कंपेयर करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज द माइनस साइन प्रॉपरली। सो इसको आंसर्स को करेक्ट करने का।
क्वेश्चन नंबर 8, inside a uniform spherical shell of mass m radius r cavity r/3 is there, और अपने को आंसर करना ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में मल्टीपल टाइम की। अगर स्फीयर है तो कैविटी के अंदर अगर कैविटी का सेंटर इसके सेंटर से मैच नहीं करता है तो फील्ड नॉन जीरो आती है और यूनिफॉर्म आती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म, इसको मार्क कर देंगे। ये कहता है नॉन यूनिफॉर्म नहीं। फिर आपसे बोलते हैं स्केप वेलोसिटी बताइए ए पॉइंट से। अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से स्केप करना चाहता है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर ये हो तो हम लोग स्केप वेलोसिटी में क्या लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना आप दो, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी जीरो हो जाना चाहिए, मिनिमम एनर्जी दैट यू सप्लाई सो दैट इट गोज टू इन्फिनिटी विथ लीस्ट वेलोसिटी देयर। सो स्केप वेलोसिटी में आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी में आप लिखोगे मास ऑफ द पार्टिकल एंड पोटेंशियल एट दैट लोकेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली अपने को ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। एक बार ए पॉइंट का पोटेंशियल मिलता है तो हम बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी आने वाली है। फिर आप बोलोगे कि ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन मेथड यूज़ करेंगे, एंटायर की वजह से फिर कैविटी की वजह से, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंटायर की वजह से वो सरफेस पे रहा होता तो आएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर माइनस बिकॉज ऑफ दिस, इसके लिए भी आउटर है तो उसके लिए आएगा जी द मास ऑफ द कैविटी वाला मास और पोर्शन डिवाइड बाई डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। यू विल फाइंड कि आर है और टोटल आप देख लो, टोटल ट्वाइस आर है, ट्वाइस आर में r/3 कम कर देना है। तो आप बोलोगे ट्वाइस आर में अगर हम r/3 कम कर दें तो अपना आंसर बनता है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से अपने को पता चलेगा कि माइनस जी एम बाई आर आ रहा है, यहाँ से 3 इंटू 2 6 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 5 आएगा। सो दैट्स लाइक 3 GM प्राइम बाई 5R। अच्छा, एम प्राइम और एम का क्या रिलेशन होगा? तो एम प्राइम बाई एम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम प्राइम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कैविटी। सो दैट्स गोइंग टू बी 4/3 पाई r/3 का क्यूब डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अपने पास r रेडियस का था तो ये 1/3 27 आ जाएगा। इसका मतलब एम प्राइम की जो वैल्यू है वो m डिवाइड बाई 27 है, उसको भी यूज़ कर लेते हैं। सो यूल फाइंड कि ये जो पोटेंशियल आने वाला है दैट इज़ अब चाहो तो माइनस अभी रहने देते हैं, माइनस जी एम बाई आर माइनस 3G/5R एम प्राइम की जगह m बाई 27। नाउ यू कैन टेक माइनस जी एम बाई आर आउटसाइड एंड यूल फाइंड 1 प्लस समथिंग हेयर, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। सो 1/45। अच्छा, इसको अपने को सब्ट्रैक्ट करना था तो एक माइनस यहाँ पे रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसा होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर एक माइनस आना चाहिए क्योंकि वो कैविटी है ना, तो अपने को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो एक नेगेटिव साइन पोटेंशियल का रहेगा। सो दैट टर्न आउट टू बी माइनस जी एम बाई आर एंड विद इन ब्रैकेट 45 माइनस 1 दैट इज 44 डिवाइड बाई 45। ये अपने को पोटेंशियल एट ए निकल के आ गया। अब इस इक्वेशन से ये जो वेलोसिटी आएगी वो स्केप वेलोसिटी आएगी, उसी स्केप वेलोसिटी को अपने को पता करना है। तो हम बोल सकते हैं जो स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है दैट इज बेसिकली माइनस 2 टाइम्स वी ए। एम आई राइट? यस, 2 टाइम्स वी ए। और ये माइनस वी ए की वैल्यू से ऐसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा 88 GM डिवाइड बाई 45R। सो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसी का अंडर रूट लगा दोगे और ये बोल रहा है 88 अंडर रूट के अंदर 88 GM/45R, ये एग्जैक्टली बोल रहा है तो इसको भी मार्क कर दोगे। सो ए और सी मार्क हो गए। डी कहता है इसके वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर अर्थ एंड पार्टिकल सिस्टम ओनली। नो, इसके वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर एनी सिस्टम for which if you can provide a minimum velocity so that it escapes from the gravitational interaction of those bodies. So D गलत लिखा हुआ है, इसलिए A और C हमारे करेक्ट रिस्पॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। A body is suspended from a spring balance kept in a satellite, ठीक है। The reading of balance is W1 when the satellite is in radius R, W2 when the satellite goes in radius twice R. Mark incorrect options. अब देखो ना, स्प्रिंग बैलेंस है और रीडिंग अपने को पता करनी है, तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आती है ना वो आएगी m इंटू जी इफेक्टिव, isn't it? और जी इफेक्टिव किसी भी सैटेलाइट में 0 होता है,
तो वेट कितना रीड करेगा, वो 0 करेगा, चाहे आप आर रेडियस पे हो, ट्वाइस आर रेडियस पे, कोई भी रेडियस पे हो। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि W1 और W2 दोनों की वैल्यू बराबर आएगी और 0 आएगी। तो एक करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, लेकिन इसने पूछा इनकरेक्ट बताना है, सो एक को छोड़ करके बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स सबको अपने को BCD मार्क करना चाहिए। सिंपल था, BCD करेक्ट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर बोले तो आंसर्स दैट हैज़ टू बी मार्क्ड। 10th ये लास्ट MCQ है। सो ये बोलता है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m एंड 4m आर एट रेस्ट एट इनफाइनाइट सेपरेशन, मतलब उनका पोटेंशियल इंट्रैक्शन 0 था। सो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इनिशियली 0 थी। दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशन। इसका अट्रैक्शन, इसका मतलब कोई और बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटी है केवल। सेपरेशन जब उनका R हो जाता है तो अपने को बताना है सम ऑफ एनर्जी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये आप लोग ऑब्वियसली आंसर दे सकते हैं कॉमन सेंस से कि अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स थे और जो इन्फिनिटी से रिलीज़ किए गए और वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, R डिस्टेंस तक पहुंचते हैं। जब R डिस्टेंस तक पहुंचेंगे तो क्या उनके पास वेलोसिटीज़ हो जाएंगी? यस। क्या उनकी वेलोसिटीज़ को हम लोग ऐसा V1 V2 टाइप का बोल सकते हैं? एक का मास m दिया था, एक का मास 4m दिया था, इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है। इस मोमेंट पे अपने को बात करनी है। आपसे बोलता है सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इस टाइम पर अगर एनर्जी निकालनी होगी तो इसका काइनेटिक प्लस टोटल का पोटेंशियल ये लिखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। लेकिन अपने को ये पता रहता है ना कि जो टोटल एनर्जी है वो तो कंजर्व रहती है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो अभी होगी वो वही तब भी रही होगी जब वो इनिशियली चला होगा। इनिशियली रेस से चला था तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी की मैंने अभी बात की कि पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन पे 0 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी, काइनेटिक भी 0 थी। इसका इनिशियल टोटल एनर्जी वो 0, तो फ्यूचर में भी टोटल एनर्जी कैसा रहेगा? 0 रहेगा। तो टोटल एनर्जी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम विल बी 0, इट विल नॉट बी नेगेटिव, इसलिए आप इसको मार्क नहीं करोगे। इस तरह से लॉजिक से आप इसका आंसर कर सकते हो। फिर आपसे बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है। जब आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालोगे तो V1 प्लस V2 आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब अपने को V1 और V2 का एडिशन निकालना है मैग्नीट्यूड्स का। सो उसके लिए V1 चाहिए होगा, V2 चाहिए होगा, तभी हम लोग ऐड कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार मैं क्विकली बोल देता हूँ। टोटल एनर्जी अपने को पता चल गया 0, तो एक तो उससे आइडिया लगेगा हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ 4m V2 स्क्वायर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी Gm1 m2 डिवाइड बाई R, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से V1 और V2 में एक रिलेशन आ गया। दूसरा, ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हुआ है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। देन विल फाइंड कि इनिशियल मोमेंटम कैसा था? 0। फाइनली कितना मिल रहा है? m V1 माइनस 4m V2। यहाँ से V1 V2 का एक दूसरा रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से V1 को उठा करके इस पे रख देंगे तो V2 निकल आएगा, और फिर वापस रख लेंगे V1 निकल आएगा। एक बार V1 V2 निकल के आएगा तो अपने को आंसर बताना है रिलेटिव वेलोसिटी, दैट मीन्स VR विच इज़ V1 प्लस V2। आप कैलकुलेट करके चेक कीजिए क्या ये आंसर आता है। अगर ये आंसर आता है तो इसको हम लोग करेक्ट मानेंगे। सो B आता है, इसलिए दिया गया है। आई एम लिविंग टू यू टू चेक इट, और चेक करके इसको कंफर्म करने का B करेक्ट मिलेगा आपको। फिर आपसे बोलता है सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज, आपको वो V1 मिल गया, V2 मिल गया, तो काइनेटिक एनर्जी का सम कितना हो जाएगा? हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ 4m V2 स्क्वायर। इसको हम और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है ना क्या कि टोटल एनर्जी 0 थी, तो ये सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है वो यही टोटल होगा, उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, दैट इज 4 टाइम Gm स्क्वायर अपॉन R। 4 टाइम Gm स्क्वायर अपॉन R, सही लिखा हुआ है। आपसे बोलता है सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटा ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट्स इज 0 अबाउट एनी पॉइंट। अब देखो कि इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल दो किसी भी पॉइंट से। सो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अपने को नेट टॉर्क देखना होता है, और अगर नेट टॉर्क कैलकुलेट करोगे, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट हो, सो आप बोलोगे ये फोर्स जो है ना इक्वल एंड अपोजिट है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो कहीं से भी आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे वो 0 आ जाएगा। सिंस टॉर्क 0 आएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। सो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी इंटायर की अबाउट एनी पॉइंट, ये भी सही लिखा हुआ है, तो हम BCD को मार्क कर देंगे, जो कि करेक्ट है। सो ये आपके मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस थे। नाउ न्यूमेरिकल टाइप्स, क्विकली लेट्स फिनिश देम। आपसे बोलता है ये कि यूट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है और 2 अलग अलग डेंसिटीज़ के लिक्विड को फिल किया गया है, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन से जाता है, एंड देन द डिफरेंस इन हाइट अपने को बता रखी है। अगर सेम लिक्विड फिल किया होता है और इसका ये टॉप सरफेस है हॉरिजॉन्टल रहता है, यही इसने बोला है। अगर सेम लिक्विड रहा होता और इधर आप एक्सेलरेट करा रहे होते तो आपको पता होता है कि कुछ ऐसे राइज कर गया होगा।
लेकिन वो सेटल है नीचे, इसका मतलब ये डेंसर लिक्विड रहा होगा। इसका मतलब ये जो डेंसिटी होगी वो ट्वाइस रो रही होगी, और ये डेंसिटी कैसा रहा होगा, रो रहा होगा। पहले तो ये समझना था। दूसरा, अगर इसका हम इसके फ्रेम पर बात करेंगे तो अपने को पता चलेगा एक स्यूडो एक्सेलरेशन इधर जाएगा और एक ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन इधर जाएगा। हम इस जंक्शन पॉइंट पर जाकर के बोल सकते हैं कि जंक्शन पॉइंट का प्रेशर आप इधर से मेज़र करो या फिर इधर से मेज़र करो, बराबर आएगा। सो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से मेज़र करते हैं तो प्रेशर कैसे लिखेंगे, एटमॉस्फेयर को अगर P0 लिखते हो दोनों तरफ से लिखो, कैंसिल हो जाएगा। तो लिख भी देते हैं एक बार के लिए, P0, आप नीचे आ रहे हो, सो ग्रेविटी से बढ़ रहा होगा, प्लस डेंसिटी ट्वाइस रो जी इंटू द हाइट दैट यू गो डाउन h। फिर आपको इधर जाना है जो कि इसके अगेंस्ट जाना है। जब आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में कम होता है। तो जब आप यहाँ पर जा रहे होगे तो कम हो रहा होगा। कितना कम होगा, माइनस ट्वाइस रो जी इंटू जी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि एक अगेंस्ट है, तो ट्वाइस रो इंटू ए इंटू L/2 तक गया। अब इसी प्रेशर को अगर हम यहाँ से मेज़र करें तब भी सेम आना चाहिए। सो फ्रॉम दैट साइड दिस मस्ट बी इक्वल टू P0 प्लस डाउन साइड ग्रेविटी के सपोर्ट, ग्रेविटी की तरफ जा रहे हो, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू h, और आप इस साइड जा रहे हो तो एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड अप करने का, प्लस डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू लेंथ L/2। ये रिलेशन अगर आपने बना लिया तो यहाँ से अपने को L और H में रिलेशन आ जाएगा। आपसे H और L का रिलेशन पूछ रहा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P0 कैंसिल हो गया, रो जी एच यहाँ से 2 रो जी एच है, सो इस तरफ आ जाएगा अपने पास रो जी एच। ये है ए एल और ये भी ए एल का रिलेशन है, तो उस साइड लेके चले जाते हैं। इधर आएगा ट्वाइस रो, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो गया बेसिकली, और ऐसा बोलो 2 + 1 3 हो गया। सो हम लोग लिख सकते हैं 3 रो AL/2। रो कैंसिल आउट हो गया, H निकालना था, G नीचे आ जाएगा तो आएगा 3AL/2G। सो H मस्ट बी इक्वल टू 3AL/2G, और ये बोल रहा है कि इट शुड बी NAL/2G, तो N मस्ट बी इक्वल टू 3 आंसर दिया गया, करेक्ट। सो बेसिकली एक्सेलरेटेड फ्लूइड का केस था, मल्टीपल डेंसिटीज़ के, अलग अलग डेंसिटीज़ के फ्लूइड्स थे। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिट सेज कि यहाँ से लिक्विड जाता है और ये मैक्सिमम रेंज ग्राउंड पर मिलता है, तो उसके लिए अपने को y बताना है। तो आप पाओगे कि यहाँ से जो फ्लूइड आएगा उसकी वेलोसिटी अगर आप देखना चाहोगे तो आएगी √2GY। डायरेक्टली मैं लगा रहा हूँ बर्नौली और कंटिन्यूटी को लगाने के बाद यू नो कि आता है। फिर इसका जो वर्टिकल मोशन होगा उसको ये डाउन साइड डिस्टेंस चलनी पड़ेगी h - y, और फिर ये फर्दर h चलना पड़ेगा। सो S = UT + ½ AT² लगा सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। बेसिकली टोटल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना जाना है उसको, h - y + h मस्ट बी इक्वल टू 0 + ½ GT²। डाउन साइड को पॉजिटिव पकड़ लिया। बेसिकली t की जो वैल्यू अपने को नज़र आ रही है दैट इज √2 टाइम्स ट्वाइस h - y डिवाइड बाई g। जितना टाइम इसको डाउन साइड आने में लगा होगा उतना ये x जाएगा, तो आप बोलोगे x डिस्प्लेसमेंट कितना पड़ेगा, दैट्स गोइंग टू लाइक V0 × t। V0 की वैल्यू √2GY इंटू टी, दैट इज √2 ट्वाइस h - y डिवाइड बाई g। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपने को मिलेगा ट्वाइस बाहर आता हुआ, g कैंसिल होता हुआ, √y ट्वाइस h - y। ये डिस्प्लेसमेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में ग्राउंड पे। अब आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो मैक्सिमाइज करने के लिए आप अंदर वाले को मैक्सिमाइज कर लो। तो इसको जब मैक्सिमाइज करोगे तो ये बन जा रहा है ट्वाइस HY - y²। लेट से इसका नाम कुछ f दे दिया, तो df/dy करना पड़ेगा। सो दैट विल बी ट्वाइस h - ट्वाइस y। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स y मस्ट बी इक्वल टू h। सो जब y की वैल्यू h होगी, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि इसका हाफ होता है, सो y की वैल्यू h हो जाएगी, उस समय x की वैल्यू मैक्स हो जाएगी। सो ये आपसे पूछा y मस्ट बी इक्वल टू NH, यस, n वैल्यू मस्ट बी 1। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13th बोलते हैं कि फॉर अ सिस्टम शोन इन द फिगर, सिलेंडर ऑन द लेफ्ट साइड इज ऑफ कैपिटल M मास 25 kg, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, कांस्टेंट भी गिवन है। द पिस्टन ऑन द राइट साइड हैज़ अ मास 5 kg, ये भी पिस्टन का मास गिवन है, क्रॉस सेक्शन ये दिया है। तो ये शायद पहले इक्विलिब्रियम में थे, ऐसा ही बोलते हैं। मिनिमम मास अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं M',
kept on this so that water spills out from the left side is initially लिम में दोनों बराबर लेवल पे था, तो इनिशियली ये बैलेंस कंडीशन में था और आपने इसको रखा तो ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो फिर अगर ये 5 सेंटीमीटर ऊपर चला गया सो यू विल फाइंड कि स्पिल ओवर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, बर्नौली इसमें हम पास्कल्स लॉ लगा सकते हैं। प्रेशर में ग्रोथ कितना आएगा, चेंज, तो कैन वी से कि जो चेंज इन प्रेशर आएगा, एक्सेस प्रेशर आएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, वो एम प्राइम जी डिवाइड बाई यहाँ का एरिया, लेट्स कॉल इट टू बी ए टू के बराबर होगा। इसका एरिया को A1 कहते हैं। फिर आप बोलोगे कि यहाँ का प्रेशर भी उसी डेल्टा पी से बड़ा होगा पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो इस पर एक्स्ट्रा फोर्स आया होगा। उस एक्स्ट्रा फोर्स ने इसको स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा एक्स अमाउंट से फर्दर एक्स अमाउंट से कंप्रेस करेगा, और अगर एक्स इतने अमाउंट से कंप्रेस कर लेता है देन यू विल फाइंड कि वो स्पिल होना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड। सो वी विल से कि ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा पी इंटू A1, दिस विल बी हैंडलिंग दिस KX। इसमें इनिशियली स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ ऐसा बोलना चाहिए, अदरवाइज स्प्रिंग इनिशियली कितना रहा होगा उसको अपने को पहले पता करना पड़ेगा और उसके बियॉन्ड पे आगे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो यहाँ पर अपने को ये पता चल रहा है कि ये KX है और डेल्टा पी की अपने को वैल्यू पता चल गई है m डैश जी डिवाइड बाई A2, दैट कम्स आउट टू बी इंटू A1 भी रख लेते हैं। KX x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर तक अपने को ले जानी है, m प्राइम पता करना है, तो यहाँ से m प्राइम निकल के आ जाएगा। सो m प्राइम मस्ट बी इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू KX बाई G। A2 the cross section is smaller which is 4 centimeter square, this is 20 centimeter square, K 1400 Newton per meter divided by 10 which is G, X 5 centimeter 10 is per minus 2। So you will find twice zero cancel out हो गया, ये 2 हो गया। So you can simplify to final answer that turn out to be 2 into 5, so that's going to be 14 or 140 10 is power minus 2 which is 1.4 मास है, इसलिए ऐसा यूनिट kg पे आ जाएगा। तो अपने को बताना कितने kg होगा, that should be 1.4 kg, उसके इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैंने प्रिज्यूम की है, वो आपको पहले वेरीफाई करना चाहिए। हाँ, इस आंसर में जाने से पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम को बैलेंस करेंगे और इनिशियली चेक करेंगे कि स्प्रिंग कॉन्स्ट इलोंगेशन कितना है, और सिंस इससे आंसर आ रहा है इसका मतलब है कि वो इनिशियल इलोंगेशन 0 रहा होगा। तो पहले इनिशियल इलोंगेशन पता करना पड़ेगा या कंप्रेशन जो भी है, और वो कैसे पता चलेगा, इसका एफबीडी बनाएंगे और प्रेशर फोर्स बराबर कर देंगे, आई मीन लाइक इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्रूव करेंगे। अगर कोई इसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन रहेगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग इस पर एडजस्ट करेंगे उस चीज़ को कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर फोर्स आया उतना एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस करेगा। सो ये बाई चांस आंसर आ जाता है, इसका मतलब इसका इनिशियल इलोंगेशन या कंप्रेशन 0 रहा होगा। यू नीड टू चेक दैट टू, ओके। सो 13th के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 14th। ये बोलता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो को आपको मानना है, फोर्स दैट लिक्विड एक्सर्ट्स ऑन द ट्यूब। देखो क्या होगा ना, लिक्विड ऐसे जा रहा है फिर इसके बाद ऐसे हो गया। अब देखोगे कि जो लिक्विड ऐसा जा रहा था ना, सडनली उसको इसने अपोज किया, इसका मतलब लिक्विड ने एक इधर फोर्स इस पर लगाया होगा, किस पे, ट्यूब पर। तो ट्यूब पर एक इधर फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस मोमेंटम चेंज। फिर सडनली ये लिक्विड को कोई इधर फोर्स करता है, तो अगर लिक्विड को इधर फोर्स किया गया इसका मतलब लिक्विड ने इसको इधर फोर्स किया होगा ट्यूब को। सिमिलरली लिक्विड ने ट्यूब को इधर फोर्स किया होगा। तो ट्यूब पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं अगर उसको हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे आने वाले हैं, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इस साइड लग रहा होगा, एक फोर्स इस साइड लग रहा होगा, और इन फोर्सेस की वैल्यू अपने को इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, दैट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्यूब। एंगल्स के बारे में क्या बोलना है, एंगल्स के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि ये वर्टिकल से 60 डिग्री है। तो अगर यहाँ पर वर्टिकल बनाओगे तो वर्टिकल से ये इसकी डायरेक्शन प्रॉपर दिखानी चाहिए थी अपने को, एक बार रीड्रॉ कर देते हैं। व्हाट आई सेड कि इसको ऐसा एक्ट कर रहा है ये वाले फोर्स को,
तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है ये अपने को पता करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये वाली लाइन है। कौन सा एंगल पता है अपने को? ये वाला एंगल पता है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा एंगल 60 है? दिस इज आल्सो 60, दिस इज आल्सो 60। अच्छा, ये फोर्स कितना रहा होगा? v वेलोसिटी है, यहाँ पर कितना वेलोसिटी आएगा? v/2। यहाँ पर कितना आएगा? v/2। ये डायरेक्टली मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। आप ऐसा पकड़ लो कि ये जो वेलोसिटी है, लेट्स से इसका नाम v डैश है, तो ये भी v डैश रही होगी। सेम आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन, इसलिए सेम आएगी, सिमिलर सिमेट्री दिख रही है। तो आप ऐसा लिखोगे कि कंटिन्यूटी में ए वी मस्ट बी इक्वल टू ए वी डैश प्लस ए वी डैश। दैट मीन्स वी डैश मस्ट बी इक्वल टू v/2, जिसको मैंने डायरेक्टली बोलने की कोशिश की, है ना। तो फोर्स कितना आ जाएगा? ये अगर रो ए वी स्क्वायर, डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया से निकालते हैं उसको। इसके बाद यहाँ का भी सिमिलर टाइप तरीके से रो ए वी डैश स्क्वायर, यहाँ पर रो ए वी डैश स्क्वायर। सो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? एफ नेट। सो यू से कि इसका कॉस वर्जन आएगा, इसका भी कॉस वर्जन आएगा। सो इट्स लाइक रो ए वी स्क्वायर प्लस रो ए वी डैश का स्क्वायर और कॉस थीटा कॉस 60, ऐसे दो आएंगे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ इट टर्न आउट टू बी लाइक रो ए वी स्क्वायर प्लस cos 60 degree is half and 2 getting cancelled out, so it's like rho a v dash को v/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/4 आ जाएगा, तो ये बनेगा 5/4 रो ए वी स्क्वायर। सो नेट फोर्स आना चाहिए 5/4 रो ए वी स्क्वायर। ये बोल रहा है n/4 रो ए वी स्क्वायर, n मस्ट बी 5, सो n की वैल्यू हम लोग 5 लगाएंगे, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज 15th। इसका आंसर 2 दिया गया, सो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m विद अ प्लानेट व्हेन इट इज़ ऑन द प्लानेट सरफेस इज mv0²/2। तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी इनिशियली बताई गई है। अ टनल इज डग अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द प्लानेट एंड द पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम इनटू इट फ्रॉम द सरफेस। व्हेन द बॉडी रीचेस टू द सेंटर ऑफ द प्लानेट, स्पीड इतना हो जाता है। तो स्पीड के बारे में बतानी है। सो लेट्स थिंक अबाउट दिस कि अपने पास ये बॉडी है, प्लानेट है बेसिकली। इस प्लानेट पर एक इस तरह से टनल है, एंड इन दिस टनल एक पार्टिकल ये आपको दिया गया है और ये सेंटर तक जाता है। तो सेंटर पे इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इसी वेलोसिटी को अपने को पता करना है। सो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? एक 1 पॉइंट 2 पॉइंट एनर्जी कंजर्वेशन। सो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी एट 1, आपने उसको ड्रॉप किया है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी वो 0। पोटेंशियल एनर्जी एट 1 वो पता करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 1 मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 2 हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी एट 2 वो अपने को पता करनी पड़ेगी। अच्छा, इसने एक बात बताइए कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इतना दिया गया। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो टोटल एनर्जी होती है उसके बराबर होती है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें 0 है, तो ये हाफ mv0² हो जाएगी। सो हाफ mv0² दिया गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। सो लिख देते हैं। सो इसको लाइक हाफ mv0² मस्ट बी इक्वल टू हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा। जो पोटेंशियल एनर्जी 1 पॉइंट पर आएगी दैट विल बी -gm जो भी प्लानेट है डिवाइड बाई r। और सेंटर पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है या फिर पोटेंशियल आएगा, ये बेसिकली पोटेंशियल है, ऐसा हम लिखते हैं। पोटेंशियल एट 1 पॉइंट इज गोइंग टू बी -G_M/r। पोटेंशियल एट 2 पॉइंट इज गोइंग टू बी -3/2 G_M/r। ये पोटेंशियल से, इसमें m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। सो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट पर होने वाली है वो 3/2 ऑफ द फर्स्ट पॉइंट है। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3/2 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज हाफ mv0²। ना इसको ये सिंप्लीफाई हो सकता है, आप हाफ कैंसिल कर सकते हो, एम भी कैंसिल कर सकते हो, तो लाइक v0² इज इक्वल टू v² प्लस 3/2 v0²।
अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी था, इसलिए अपने को एक माइनस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो मैग्नीट्यूड था उसके बराबर था। ये जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी वो नेगेटिव रही होगी, और ये भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी रही होगी, नेगेटिव रही होगी। सो बेसिकली ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। दैट विल से कि वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 3/2 - 1, दैट मीन्स वी नॉट स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स वी मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट बाई √2। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसी के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। So V naught by √n and must be equal to 2. You can check this calculation, and 2 should be the answer. 2 is the answer, yes. Question number 16. 16 says 3 solid spheres, each of mass m and radius are released from their position shown. The speed of any one at the time of collision would be what? So आप देखोगे ये spheres है ना, पास पास आएंगे, एक स्टेज के बाद दे आर अबाउट टू कोलाइड. When they are about to collide, they will be like this, symmetrically, right? They will have the velocity or speeds, इनकी स्पीड्स सभी की बराबर आएंगी, और लोकेशंस कुछ ऐसे हो जाएंगे. तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ कर सकते हैं. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी इनिशियली दे आर रिलीज फ्रॉम पोजीशन शोन, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जीरो थी. पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की कितनी होती है हम लोग जानते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -3 times gm² डिवाइड बाई 4r. सो m by l लिखते हैं, gm डिवाइड बाई l की जगह 4r हो गया. 3 क्यों होगा, क्योंकि 3 पेयर्स बने थे. इनकी सेल्फ एनर्जी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सेल्फ एनर्जी इनिशियली सेल्फ एनर्जी फाइनली भी बराबर होगी. अब चाहो तो उसको भी लिख सकते हो. काइनेटिक जीरो था. दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनली. जब ये फाइनली आएंगे तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r, क्योंकि उनकी रेडियस r है. तो ये बन जाएगा -3 gm² डिवाइड बाई 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी. एक की काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ mv², लेकिन ऐसे अपने पास 3 है, इसलिए 3 के आइडेंटिकल काइनेटिक एनर्जीज आएंगी. अब आप 3 को कैंसिल कर सकते हो, स्मॉल m को कैंसिल कर सकते हो, बाकी आप समझ सकते हो क्या करना है. सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक m कैंसिल होने के बाद 3 कैंसिल होने के बाद ये बनेगा v² बाई 2. दिस वन मस्ट बी इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, must be equal to gm by 2r minus gm by 4r. फर्दर सिंप्लीफिकेशन से अपने को पता चलेगा ये बन जा रहा है gm by 4r. So what the v is coming? V is coming like gm by 2r का अंडर रूट. So this should be the speed of each of the individual particles, right? और ये इस तरह से एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनाएंगे सेंटर्स ट्वाइस आर लेंथ का. सो इट शुड बी अंडर रूट gm by nr, n मस्ट बी इक्वल टू 2. 2 इज द आंसर. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है. एनर्जी कंजर्वेशन कीजिए, इनिशियली टोटल एनर्जी, फाइनली टोटल एनर्जी. और अगर आप सेल्फ एनर्जी लिखते हो तो जो यहाँ पर लिखोगे वहाँ पर लिखोगे कैंसिल आउट हो जाएगी. यू रिमेंबर द सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर्स? यस, दैट इज नॉट गेटिंग चेंज्ड इन दिस प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 17. It says a solid sphere of mass m, radius r, moving with speed this in free space due to application of external impulsive force. External impulsive force कोई लगा. It breaks into 8 spheres of equal radius in such a way that the total mechanical energy before breaking and after breaking the sphere remains same. तो कोई ऐसा impulsive force लगा है जिससे कि एनर्जी मैकेनिकल इनिशियल और फाइनल ब्रेकिंग के बाद और पहले बराबर रही. The speed of each in meter per second when separation between them is very large is found to be 100 times x. Find the value of x. Assume that at that instant speed of each sphere is same. Okay. So एक solid sphere था और वो इस speed से move कर रहा था. कहना क्या चाहता है? Let's draw and then understand. ये किसी speed से जा रहा था. Let's call it to be v naught. फिर ये ब्रेक हो जाता है बहुत सारे पार्ट में, और वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले जाते हैं. तो किसी एक के बारे में पकड़ते हैं, उसकी वेलोसिटी v रही होगी. इसी स्पीड को हमने को पकड़ना है. वेरी लार्ज नंबर पे ब्रेक हुआ है, तो नंबर कितने पार्टिकल्स पे ब्रेक हुआ है वो भी इसने दिया है. ब्रेक इनटू 8 स्फीयर्स. ओके, तो ऐसे 8 स्फीयर्स पे ये ब्रेक हुआ है.
सो होगा क्या, एनर्जी सिंस ब्रेकिंग से पहले और जस्ट बाद में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो इसका मतलब उसके बाद में हमेशा कंजर्व होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। सो हम ये बोलेंगे कि इसके पास जो एनर्जी थी वो फाइनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। इसके पास एनर्जी कितनी थी, हाफ टोटल मास m इंटू वी नॉट स्क्वायर, प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी रहेगी -3/5 gm स्क्वायर बाई रेडियस r। This was its total energy initially. Now it went into 8 fragments. So each fragment will have energy half mass. Mass is going to be m by 8. Identical हैं, इक्वल रेडियस के हुए हैं तो आइडेंटिकल रहेंगे, और वेलोसिटी v स्क्वायर। सो दैट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्ट फ्रैगमेंट इंटू 8 करोगे, सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी प्लस 8 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी 3/5, वो भी स्फीयर ही है, g मास विच इज m by 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई r इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर्स। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि v कितना आने वाला है, स्मॉल v की वैल्यू, और v नॉट अपने को नोन है। सिंप्लीफाई करते हैं, कैपिटल m कैंसिल आउट हो रहा है, हो जाने दो, तो ये बन जाएगा हाफ v नॉट स्क्वायर की वैल्यू ये दी गई है gm बाई कैपिटल r, और ये आएगा -3gm/5r capital is equal to, that turn out to be like half capital M v square। अच्छा, एक कैपिटल हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, राइट, सो ये m चला जाएगा, सो हाफ v स्क्वायर, और यहाँ से एक m जा चुका है, एक 8 सेटल हो जाएगा और आएगा -3gm डिवाइड बाई 5 इंटू 8r। 8 कैंसिल हो गया और एक 8 बचेगा, r के साथ आएगा। r स्मॉल स्फीयर का रेडियस है। अच्छा, स्मॉल स्फीयर का रेडियस वॉल्यूम कंजर्वेशन से आ जाएगा, तो इनिशियली वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई r क्यूब, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 8 टाइम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। आपको पता चलेगा कि स्मॉल r क्यूब और कैपिटल R क्यूब में ये रिलेशन जा रहा है, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2, तो हम लोग इसको भी R/2 लिख सकते हैं, कैपिटल R/2। सो यहाँ से अपने को पता चला हाफ v स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू सबको सेटल कर देते हैं, इस साइड लेके आ जाते हैं, तो gm बाई कैपिटल R कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, हाफ -3/5, और ये नंबर भी इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3/, अच्छा ये 4 बनेगा, 20 हो जाएगा, 3/20। इस नंबर को अपने को सेटल कर देना है। सो इसको आप लिख सकते हो कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई R विद इन ब्रैकेट 20 बेस ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से 12 प्लस 3 सेटल करोगे, सो ये 13 माइनस 12 दैट इज बेसिकली 1/20 आ जा रहा है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिल रही है gm डिवाइड बाई 10r। सो हाउ मच द v इज, v is 1/√10 into √gm/r। और gm/r की वैल्यू अपने को पता है कितना दिया गया इसने, 100√10, सो दैट टर्न आउट टू बी 100 मीटर पर सेकेंड। सो अपना आंसर जो आ रहा है v की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और ये बोला कि स्पीड इज फाउंड टू बी 100 इंटू x, सो फाइंड द x मस्ट बी इक्वल टू 1 इज द आंसर, सो वी विल से 1 विल बिकम द राइट आंसर। सो पॉइंट इज कि सेल्फ एनर्जी का यूज़ करना था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करनी थी और उसको सेटल कर देना था। एंड देन देयर इज द लास्ट प्रॉब्लम। दिस इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इफ द सैटेलाइट इज stopped suddenly in its orbit and allowed to fall freely into the earth, the speed with which it hits the surface of the earth is going to be what? So एक छोटा सा पिक्चर बनाएंगे जिससे अपने को आइडिया लगे क्या चल रहा है। लेट्स से अर्थ है और यहाँ कहीं एक सैटेलाइट मूव कर रहा था, और उसकी पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बताया गया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, सो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है दैट इज √gm/r के बराबर आती है। दिस ऑर्बिटल स्पीड इज हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ विच इज 2gm/r। रिमेंबर दिस, या
तो इसको 2 को अंदर ले जाएंगे तो, और इससे अपने को पता चलेगा स्मॉल आर मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस आर। दैट मीन्स ये हाइट आर होनी चाहिए और आर अंदर होना चाहिए। अब एक पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप किया जाता है और यहाँ पर जाएगा तो इसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी ये पता करना। लेट्स से वी है। सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। इनिशियली काइनेटिक 0 था, पोटेंशियल कितना रहा होगा माइनस जी एम डिवाइड बाई आर विच इज ट्वाइस आर। दिस टर्न आउट टू बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। बेसिकली अपने को पता चल रहा है कि वी स्क्वायर बाई 2 की जो वैल्यू है ये टर्म इस साइड आ जाएगा। सो बन जाएगा जी कैपिटल एम बाई ट्वाइस आर। सो वी मस्ट बी इक्वल टू, एम आई राइट। सो यहाँ से इस एक बार कैलकुलेशन को रीचेक कर लेते हैं। ये 2 1 प्रॉपर ही जा रहा है, अंडर रूट जी एम बाई आर के बराबर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू अपने को पता करनी है। सो इसको अगर आप रीराइट करोगे तो आएगा अंडर रूट जी कैपिटल आर भी लिख सकते हो। जी की वैल्यू अगर आप 10 रखते हो, रफली 9.8 होता है वैसे, 10 अगर पकड़ लेते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी आर 6400 किलोमीटर 10⁻³ तो ये आ जाता है 8,000 राइट, 8,000 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और ये 80 आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जी को 10 लिया है। अगर जी को हम लोग 9.8 लेते हैं तो 79 के आसपास आ जाता है। तो ये इसको हम लोग 79 अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं। और 10⁻n है तो n की वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, इसलिए 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सो 2 becomes the answer for 18th. This how 18th is also done. So finally we have done it. So जो भी appropriate corrections है I will made there and this is how it's done. Thank you.